प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने फ्रांसीसी क्रांति जो इतिहास की पुस्तक कक्षा 9 की है, उसमें पहला चैप्टर जिसका नाम फ्रांसीसी क्रांति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्रांति उस नाम को कहते हैं, उसे कहते हैं जहाँ पे एक समाज, एक ग्रुप, एक समूह जिसके तहत वो मातहत होता है, उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है और जहाँ उसके मरने और जीने की बात आती है, वो ये समझता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो इसी तरह का एक क्रांति सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुई थी 14 जुलाई 1798 ईस्वी में। इसमें 14 जुलाई 1798 ईस्वी में शुरू पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वो सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक सेना का गठन की निर्णय लिया और हथियारों की खोज में सरकारी भवनों में प्रवेश कर गए। आखिर में सैकड़ों लोगों का समूह पेरिस के पूर्वी छोर पे चल पड़ा और एक जगह था बास्तील, किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद जो है संभावना थी कि यहां मिल सकता है। और इसके बाद इस हथियारों की लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और जितने कैदी थे वह सब छुड़ा लिए गए और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट के जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों को घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को जो है ध्वस्त कर दिया गया और उसके जो अवशेष थे लोगों को बेच दिए गए और लोगों ने इसे बतौर स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखा। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में संघर्ष होते रहे और अधिकांश जनता पावरोटी की मांग करती रही। जो उसमें कीमत बढ़ाई गई थी उसका विरोध कर रहे थे। इतिहासकार लिखते हैं दरअसल ये घटना, ये फ्रांस के जो शासक थे उसकी जो दमनकारी नीतियां थी उसके खिलाफ आक्रोश था। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज में लोग थे, वो ये समझते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ और बता दूं कि फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में विभाजित था। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट जिसमें 3 ग्रुप था। पहला ग्रुप बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। दूसरा ग्रुप, इसकी तादाद और ज़्यादा थी, किसान और कारीगर। और तीसरा ग्रुप, छोटा ग्रुप, इसकी तादाद और ज़्यादा थी, जिसमें छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। एक बात और बता दूं कि इनमें जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, यानी प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट
सारी धन दौलत इनके पास थी, लेकिन टैक्स ये नहीं देते थे। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे ये टैक्स से मुक्त थे, और तृतीय स्टेट के लोग ही सरकारी जो कर है वो दिया करते थे। तो इस तरह से ये घटना थी। तो सारा जो जुल्म जोर जो है एक बड़े लोगों का समूह उस पर आन पड़ता था। तो ये घटना थी। और इस पस मंजर में देखिए कि जो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है क्यों होती है। और दरअसल ये समाज दो ग्रुप में बढ़ गया था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट एक समूह में था, और तृतीय स्टेट जिनकी संख्या बहुत अधिक थी वो दूसरे ग्रुप में था। और इन्हीं लोगों को या तो ये भूखे मर जाते, या फिर हथियार उठाते, या शासन से लड़ते। अब इनके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। तो इस तरह से अब इसमें क्या हो कि 1774 ईस्वी में ये जो लुईस 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, ये बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का? बुर्बो राजवंश का था। उसकी उम्र केवल 20 साल की थी, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेस से हुई थी। राजारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब वो सत्ता पे बैठा तो देखा कि कुछ है ही नहीं पैसा। अब इसमें पैसा गया तो कहाँ गया? लंबे समय तक फ्रांस की जो वित्तीय संकट थी वो चरमरा रही थी, नष्ट हो चुकी थी। एक वर्साय के विशाल महल और राज दरबार को शान शौकत बनाए रखने के लिए, और उस पर फिजूल खुर्ची का बोझ अलग से था। तो ऐसी स्थिति में लुईस 16वें के शासन में फ्रांस ने 13 उपनिवेशकों, अमेरिका के 13 जो उपनिवेश थे, साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। अमेरिका की सहायता दी थी ब्रिटेन से आज़ाद करना, तभी अमेरिका आज़ाद हुआ था फ्रांस की मदद से। आप लोग इस किस्से में, कहानियों में पढ़ चुके होंगे। तो इसमें जो मदद थी इंग्लैंड के खिलाफ वो फ्रांस ने की थी। इसमें बहुत पैसा नुकसान हुआ था। तो एक तरफ वहाँ इंग्लैंड को नुकसान दिखाने के लिए इन्होंने अपना पैसा खूब खर्च किया, और इस युद्ध के चलते 10 अरब लिब्रे फ्रांस पर 10 लिब्रे का जो है वहाँ की करेंसी है लिब्रे, कर्ज हो गया फ्रांस के ऊपर। और पहले से ही 2 अरब लिब्रे खर्च था। ये सरकार करदाता 10% ब्याज मांग रहे थे। जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था वो 10% ब्याज मांग रहे थे। तो अब ऐसी स्थिति में जो है ज़रूरी हो गया था, वरना आगे के खर्चे चलाने के लिए उनको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती। तो क्या किया गया कि टैक्स को बढ़ा दिया गया। अब उसमें बहुत सारे, जैसे सेना का रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय चलाने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ी। अब ये नौबत आ गई कि राज दरबार चलाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं था। तो ऐसी स्थिति में 3 स्टेट में बढ़ा था। आपने पहले ही जिक्र किया कि उसमें जो टैक्स लगाया जाता था सिर्फ तीसरे स्टेट पे होता था। और ये व्यवस्था जो राज्य के बंटवारे की थी, ये प्राचीन काल से, प्राचीन जो राजतंत्र था उस काल से ये चल रहा था। और 1798 ईस्वी से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था।
अब ये सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो मजदूर तबका था या पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके पास सिर्फ जो पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ 40% थी और 60% जो ज़मीन का हिस्सा था वो कुलीनों के पास था और टैक्स ये देते नहीं थे। तो इस स्थिति में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे और नहीं चाह रहे थे कि उन पे किसी तरह का आर्थिक दबाव पड़े, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स लगे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, उनके पैसे और बढ़ते जा रहे थे। और जो तीसरा स्टेट था, उन ऐसे लोगों के पास अपने जीवन यापन के लिए पैसे नहीं थे। तो एक किस्सा बता दूं कि फ्रांस की जो महारानी थी, जिसका कि ऑस्ट्रेलिया की लड़की राजकुमारी, तो एक बार वो अपनी बग्गी से जा रही थी तो लोग धरना आवाज़ उठा रहे थे, जुलूस निकाले हुए थे सड़क के दोनों किनारे। तो महारानी ने पूछा अपनी सेविकाओं से कि क्या लोग मांग रहे हैं। कह रहे ये लोग रोटी मांग रहे हैं, ब्रेड।